चलिए शुरुआत करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973, जिससे जो है सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पिछली बार जो है काफ़ी प्रश्न जो है सीआरपीसी पूछे गए थे, और ध्यान रखना है जितने प्रश्न जो है आईपीसी और मूल अधिनियम से पूछे जाते हैं उतने ही प्रश्न सीआरपीसी से पूछे जाते हैं दंड प्रक्रिया संहिता से। सबसे अच्छी बात है कि रीजनिंग में भी, मानसिक अभिरुचि में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं दंड प्रक्रिया संहिता से। तो 5-6 प्रश्नों की वैल्यू आप समझ लीजिएगा आपकी परीक्षा में कितने अहम हैं। और शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की। क्या विशेषता है, आखिर क्यों 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता जोड़ी गई थी? जब पहले से ही आईपीसी थी तो सीआरपीसी किस लिए जोड़ी गई? तो विशेषता क्या है? आपराधिक कानून के क्रियान्वयन। जी हाँ, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है कि आपराधिक कानून के क्रियान्वयन और न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण। जी हाँ, दो सबसे बड़ी विशेषता हैं सीआरपीसी की, कि आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए सीआरपीसी को लाया गया था, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के लिए। जी हाँ, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के लिए सीआरपीसी को लाया गया था। ये सबसे बड़ी विशेषता है, इसे परीक्षा में पूछेगा। प्रश्न जो है इस प्रकार से बन सकता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के लिए किसे जोड़ा गया था? आईपीसी को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, या सीआरपीसी को? जी हाँ, राइट आंसर होगा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। और इसका उल्लेख है समवर्ती सूची। जी हाँ, कहाँ जोड़ा गया है? ये समवर्ती सूची में जोड़ा गया है आपका सीआरपीसी को। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी 25 जनवरी 1974 को। 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कब लागू हुई, कब प्रवर्तन में आई? तो 1 अप्रैल 1974। ये पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि जो है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता कब प्रवर्तन में आई? तो 1 अप्रैल 1974। ये दोनों ही तिथि याद रखनी आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में जब आखिर में 1-2 मार्च से या 1-2 नंबर से रह जाते हैं विद्यार्थी, तब बहुत समस्या पैदा होती है कि काश अच्छी तरीके से पढ़ लिया होता। तो क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत जल्दी से रिवीजन करेंगे, सारी सीआरपीसी को अच्छी तरह समझेंगे, बस आप धीरे बने ही रहिए। अध्याय, जी हाँ, अध्याय 37 अध्याय हैं। धारा 484 कुल धाराएं हैं सीआरपीसी में। अनुसूची 2 हैं और फार्म संख्या 56। जी हाँ, ये फार्म संख्या भी पूछी जाती है सीआरपीसी की, 56 है। एक बार और ध्यान रखिए, अध्याय 37 है, धारा 484 है, अनुसूची 2 और फार्म संख्या 56। आइए जो है आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत पर लागू हुई। जी हाँ, क्योंकि पहले जो है जम्मू कश्मीर में सीआरपीसी लागू नहीं थे, सीआरपीसी के प्रावधान, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये संपूर्ण भारत पर लागू हुई। मगर एक सबसे बड़ा अपवाद जो परीक्षा में इस बार पूछा जा सकता है, जी हाँ, यूपीएसआई की परीक्षा में ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि सीआरपीसी के कितने चैप्टर हैं और कहाँ ये लागू नहीं है। जी हाँ, नागालैंड राज्य। कितना अच्छा प्रश्न है कि सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11, सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होते। आपने ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और चलते हैं, कुछ सेक्शन हैं, कुछ इंपोर्टेंट धाराएं हैं, और सबसे जो है इंपोर्टेंट धारा को समझते हैं। जैसे सेक्शन 2A जमानती अपराध की परिभाषा को दर्शाती है, जमानती अपराध की परिभाषा को दर्शाती है। 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस। जी हाँ, संज्ञेय अपराध या कहें गंभीर अपराध। संज्ञेय अपराध जो है सीआरपीसी किस धारा में है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C में है, जैसे हत्या, डकैती, लूट, बलात्संग। और ध्यान रखना है अनुसूची 1 में भी बोलते हैं। और ये अपराध गैर जमानती अपराध हैं और बिना वारंट पुलिस इन अपराधों में गिरफ्तार कर सकती है। जी हाँ, बिना वारंट गिरफ्तार किए जा सकते हैं। 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध हैं, जैसे सीआरपीसी के अनुसूची 1 में भी है, गैर जमानती अपराध इनको बोला जाता है, और पुलिस बिना वारंट के इनमें गिरफ्तारी कर सकती है। 2L से आप ध्यान रखना है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपने माइंड में ध्यान रखना कि 2L में है थोड़े से लो मतलब कि थोड़े कम गंभीर अपराध, या बोलिए असंज्ञेय अपराध। कौन से अपराध हैं? असंज्ञेय अपराध या कहे गंभीर अपराध, जैसे कुछ छोटा जो है झड़प के हो गए, मोबाइल चोरी के अपराध हो गए, तो वे सब जो है असंख्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं, और 2L में जो है वर्णित है सीआरपीसी में। अगला पॉइंट समझते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है कि परिवाद क्या है, कंप्लेंट क्या है। कंप्लेंट ध्यान रखना, संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों में यदि कोई जो है
किसी जो है संज्ञा अपराध में या असंज्ञा अपराध में पुलिस कार्रवाई नहीं होती है अच्छी तरीके से, तब जो है कंप्लेंट दर्ज होती है मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो कंप्लेंट या कहे परिवाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, ध्यान रखना। परिवाद क्या है, कंप्लेंट क्या है, संज्ञेय व असंज्ञेय अपराधों दोनों में जो है दर्ज होती है। और इसका जो है परिभाषा है 2D में, 2D ये आपने ध्यान रखना है। 2D इंपॉर्टेंट है, परिवाद से संबंधित है, और ये जो है संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों के लिए जो है दर्ज होती है। 2N किसको परिभाषित करता है, N ध्यान रखना है, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस कि अपराध नहीं करने हैं। अपराध की परिभाषा आईपीसी में भी वर्णित है, आईपीसी में 40 में भी वर्णित है। और ध्यान रखना है कि सीआरपीसी की 2N में अपराध को परिभाषित किया गया है, और N से ध्यान रखना है नो ऑफेंस। जैसे C से ध्यान रखना कोग्निजेबल ऑफेंस, L से लोअर है कुछ कम है तो असंज्ञेय अपराध, D में परिवाद, और N से ध्यान रखना है नो ऑफेंस, मतलब अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है। ये पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अपराध कहाँ परिभाषित है, सीआरपीसी में 2N में परिभाषित है। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, अधिकारी से ध्यान रखना है ऑफिसर, ऑफिसर जो है 2O में परिभाषित है। पुलिस स्टेशन, जी हाँ, पुलिस स्टेशन किस धारा में, सीआरपीसी की किस धारा में पुलिस थाने को परिभाषित किया गया है, पुलिस स्टेशन को परिभाषित किया गया है, तो 2S में, S से स्टेशन ध्यान रखना है, तो 2S में पुलिस स्टेशन है। 2WA, 2WA ये इस बार आ सकता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पीड़ित विक्टिम की परिभाषा कहाँ दी गई है सीआरपीसी में, तो ध्यान रखना है पीड़ित विक्टिम की परिभाषा है 2WA में। देखिए शॉर्ट ट्रिक भी आपके पास है, तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ऑफिसर 2O में है, स्टेशन 2S में है, 2WA में है, पुलिस पीड़ित या कहें विक्टिम को परिभाषित किया गया है आपका सीआरपीसी में। आइए समझते हैं कि वारंट क्या है। जी हाँ, वारंट क्या है, देखिए कितने अच्छे अच्छे पर्सन आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेंगे कि वारंट क्या है। तो समझते हैं वारंट और समन में क्या अंतर है। वारंट को 2X में परिभाषित किया गया है और समन को 2W में परिभाषित है। दोनों में क्या अंतर है, ध्यान रखना है। गंभीर अपराध, गंभीर अपराध जिनमें 2 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान हो, गंभीर अपराध जिनमें 2 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान हो, वहां वारंट जारी किए जाते हैं। जबकि 2 वर्ष से कम सजा वाले अपराध या कहें कम गंभीर अपराधों के लिए समन जारी होता है। जी हाँ, समन जारी होता है। ये पूछा जा सकता है कि वारंट और समन जो है ये कुछ सालों से सुर्खियों में भी बने हुए हैं। समन जो है कहाँ परिभाषित है, सीआरपीसी की तो 2W में परिभाषित है, और वारंट कहाँ परिभाषित है, ये 2X में परिभाषित है। और गंभीर अपराधों के लिए जिनकी सजा 2 वर्ष से अधिक है वहाँ वारंट जारी होता है, और समन जो जारी होता है वो कम गंभीर अपराधों के लिए या कहें 2 वर्ष से कम सजा के लिए समन जारी होता है, जो कम गंभीर प्रकृति के क्या हैं, अपराध हैं। चलिए समझते हैं कि 2H में किसे परिभाषित किया गया है। पुलिस द्वारा अन्वेषण या कहें इन्वेस्टिगेशन को, 2H में पुलिस द्वारा अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित किया गया है। और ध्यान रखना है, देखिए कुछ शब्द हैं जैसे जांच, जांच क्या है, जांच क्या है। आप जो है जांच को और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग समझिए, क्योंकि जांच जो है सीआरपीसी में न्यायालय द्वारा होती है, और जबकि अन्वेषण पुलिस द्वारा होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अन्वेषण एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है, एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है, ये केवल साक्ष्य को उपलब्ध कराने के लिए पुलिस द्वारा की गई शुरुआत है, और उसी को ही इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण बोला जाता है, जिसको 2H में परिभाषित किया गया है। जैसे FIR, पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि अन्वेषण की नींव बताइए, अन्वेषण की, इन्वेस्टिगेशन की नींव बताइए, आखिर क्या है। NCR है, FIR है, कौन सी रिपोर्ट है, तो ध्यान रखना FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को ही अन्वेषण की नींव कहा जाता है, जिसका वर्णन है धारा 154 में। जी हाँ, धारा 154 संज्ञेय अपराधों के लिए, संज्ञेय अपराधों के लिए FIR दर्ज होती है, और धारा 154 में इसका विवरण है FIR का। अगली समझते हैं, और आइए जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के बारे में बहुत जल्दी समझते हैं, सबको जो है ध्यानपूर्वक समझते हैं, क्या परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जिला जो है न्यायालय और सेशन कोर्ट में क्या अंतर है, ध्यान रखिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा रहता है, कहीं कहीं सेशन कोर्ट लिखा रहता है, सत्र न्यायालय लिखा रहता है, जिला न्यायालय लिखा रहता है, दोनों में अंतर क्या है।
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सिविल मामलों के लिए है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सिविल मामलों के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और सेशन कोर्ट है आपराधिक मामलों के लिए। जी हाँ, सेशन कोर्ट है आपराधिक मामलों के लिए, कोई अलग जज नहीं होता है। वही जज जो है सेशन कोर्ट में आते हैं, वही जज जो है सिविल कोर्ट में भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आते हैं। तो आइए समझते हैं धारा 3 में क्या परिभाषित है। पहले इस पॉइंट को समझिए। धारा 3 में मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है सीआरपीसी में। और मजिस्ट्रेट देखिए कितने प्रकार के मजिस्ट्रेट हैं, जैसे CJM, जी हाँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। परीक्षा में पूछा जाता है कि CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त होते हैं। कितने जो है सजा का ये जो है सुना सकते हैं, 7 साल की सजा और जुर्माना ये सुना सकते हैं CJM। और उसके बाद जो है प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट JM1 जिसे कहते हैं, जो 3 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना उसकी सजा सुना सकता है। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट JM2 द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो 1 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना सुना सकता है। तो यह ध्यान रखिए कि मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट CJM कितने साल की सजा सुना सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 7 साल की सजा और कितना अधिक भी जुर्माना। जैसे प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, 3 साल की सजा। और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट 1 साल की सजा सुना सकते हैं। और तीनों की नियुक्ति होगी उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा। कोई भी आपराधिक मामला होगा तो पहले CJM या JM1 या JM2 इनके पास ही आएगा। सेशन कोर्ट में जो है आपराधिक मामला बाद में आता है, पहले जो है इन्हीं के पास आता है। धारा 6 में क्या है, जी हाँ, धारा 6 में दंड न्यायालय के प्रकार बताए गए हैं। दंड न्यायालय, जी हाँ, दंड न्यायालय के प्रकार बताए गए हैं। अब बड़े ध्यान समझिए सेशन कोर्ट क्या है। सेशन कोर्ट क्या है, ध्यान रखिए, कोई भी अपराध है डायरेक्ट सेशन कोर्ट में नहीं आता है, पहले उन प्रक्रिया से गुजरता है। और उसके बाद जब आप लगता है कि उस जो है अपराध गंभीर प्रकृति का है, तब सत्र न्यायालय में आता है। और सत्र न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, जैसा सेशन जज हुआ, सेशन जज। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, सत्र न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी हाई कोर्ट के द्वारा ही होती है, उच्च न्यायालय के द्वारा ही होती है। सत्र न्यायालय में देखिए क्या क्या होता है। प्रथम वर्ग न्यायालय जो है, जिसमें एडिशनल जो है एडिशनल जज होते हैं, असिस्टेंट सहायक सत्र न्यायाधीश होते हैं। सबसे अच्छा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्या सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सेशन जज क्या मृत्युदंड की सजा सुना सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जी हाँ मृत्युदंड की सजा भी सुना सकते हैं, बस उसकी अनुमति जो है हाईकोर्ट से मिल गई हो, उस सजा की अनुमति उच्च न्यायालय से, उस राज्य के उच्च न्यायालय से मिल गई हो। और वो जो है किस धारा में है, 366 CRPC की धारा 366 से हाईकोर्ट जब अनुमति देता है किसी मामले में कि हाँ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा सुना गया मृत्युदंड उचित है, तो ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या सत्र न्यायालय जिले में जो सत्र न्यायालय होता है, क्या उसके न्यायाधीश मृत्युदंड तक की सजा सुना सकते हैं, तो जी हाँ मृत्युदंड सुना सकते हैं, बस उससे जो है हाईकोर्ट द्वारा जो है अनुमति मिल गई हो। और किस धारा में, धारा 366 में। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, ये भी पूछा जा सकता है। धारा 366 CRPC की बड़ा इंपॉर्टेंट है। ASJ एडिशनल सेशन जज 10 साल की सजा सुना सकता है। और असिस्टेंट सहायक सत्र न्यायाधीश भी 10 साल की सजा सुना सकता है। तो ध्यान रखिए, जैसा हमने पीछे जो है सजा पढ़ी है कि कैसे कैसे जो है JM1 JM2 और CJM को हमने पढ़ा है, अभी जो है इनको भी ध्यान रखना है कि सेशन कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वे अधिकतम मृत्युदंड सुना सकते हैं, जबकि एडिशनल सेशन जज और सहायक असिस्टेंट सत्र न्यायाधीश 10 साल तक की सजा सुना सकते हैं, 10 साल तक की सजा सुना सकते हैं। आइए जो है आगे चलते हैं, धारा 8 समझते हैं। ये पिछली बार परीक्षा में पूछा भी गया था। धारा 8 में क्या है CRPC की, तो महानगर क्षेत्र को परिभाषित किया गया है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक जो है वे महानगर क्षेत्र में आते हैं और धारा 8 में परिभाषित किया गया है। इस वीडियो में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, चार्जशीट क्या है, फाइनल रिपोर्ट क्या है, सब जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या है, सब जो है संशय आपके दूर होने वाले हैं, बस ध्यानपूर्वक समझते रहिए। धारा 9 में है सत्र न्यायालय का गठन, सेशन कोर्ट का गठन धारा 9 में है।
धारा 12 CJM व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति संबंधित है। और धारा 20 मोस्ट इंपोर्टेंट धारा, जी हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है धारा 20, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का प्रावधान है। अब ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसे कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा किन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा। पिछले जितने भी आपने जो है मजिस्ट्रेट पढ़े हैं वे हाईकोर्ट द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। सेशन जज की नियुक्ति भी हाईकोर्ट द्वारा होती है, उच्च न्यायालय द्वारा होती है, मगर राज्य सरकार द्वारा जो है उच्च न्यायालय की सलाह पर, राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट की सलाह पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है किसी भी जिले में। और इसका वर्णन है CRPC की धारा 20 में। धारा 20 बड़ी खास है। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता क्या है, मतलब कि अपराध होने से पहले उसे रोकने के आदेश। जी हाँ, अपराध होने से पहले उसे रोकने के आदेश। मान ले कहीं लोक शांति भंग हो गई, जो है कहीं दंगा फसाद हो गया, कहीं न्यूसेंस हो गया, उत्पाद हो गया, उनको रोकने के लिए, जैसे धारा 144 में कोई अपराध हो जाता है, कोई दंगा वगैरह हो जाता है, तो वो सब देखते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। बड़ा ही अच्छा पर्सन है, सब देखते हैं जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और इसकी नियुक्ति होती है राज्य सरकार द्वारा। धारा 24 और 25 को समझते हैं, बहुत खास है। लोक अभियोजक, जी हाँ लोक अभियोजक धारा 24 में है और धारा 25 में है सहायक लोक अभियोजक। राज्य सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, या कहिए सरकारी वकील इनको आप कह सकते हैं। जिसे 7 वर्ष के अधिवक्ता वकील का अनुभव हो वो लोक अभियोजक बन सकता है। विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए 10 वर्ष के अधिवक्ता का अनुभव होना अनिवार्य है। और सहायक लोक अभियोजक, जी हाँ सरकारी वकील कहिए आप इन्हें, लोक अभियोजक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दोनों धारा बड़ी ही खास हैं, उनका अनुभव भी पूछा जा सकता है, नियुक्ति भी पूछी जा सकती है परीक्षा में। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लोक अभियोजक। शब्द कहाँ परिभाषित है CRPC में, तो धारा 24 और धारा 25 सहायक लोक अभियोजक, ये बाद में जोड़ा गया था संशोधन के द्वारा, तो ये भी बहुत खास है। और इनसे संबंधित एक निदेशालय है जिसे कहा गया है अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय, अभी आपके पास समय है कि इन पर्सनों को तो कम से कम कर ही लीजिएगा, क्योंकि एक भी पर्सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के लिए। धारा 25 के में अभियोजन निदेशालय का वर्णन है जो गृह मंत्रालय के अधीन है। धारा 28 को देखते हैं, दंडादेश जो है, दंडादेश जी हाँ दंडादेश हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय और सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए दंडादेश किस धारा में परिभाषित हैं, ये हरियाणा पुलिस में पूछा भी गया था। धारा 28 में परिभाषित है। धारा 28 हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के दंडादेश तो धारा 28 में परिभाषित हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि कुछ भी समय आपको नहीं लगने वाला। धारा 29, जी हाँ धारा 29 मजिस्ट्रेट के दंडादेश को परिभाषित करती है, मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए दंडादेश को परिभाषित करती है। धारा 37 और 39 अपराधों की जनता द्वारा दी गई सूचना, यदि किसी जगह पर कोई अपराध होता है और जनता द्वारा मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को सूचित कर दिया जाता है तो वो भी परिभाषित है धारा 37 में और धारा 39 में। धारा 41, ये कुछ आम धाराएं हैं। धारा 41 पुलिस थाने में जो है सबसे अधिक जो यूज होता है, धारा 41 का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। धारा 41 क्या है कि पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी, जी हाँ पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो धारा 41 के तहत गिरफ्तार होता है। धारा 41C पुलिस कंट्रोल रूम को परिभाषित करता है। पुलिस कंट्रोल रूम किस धारा में परिभाषित है, तो धारा 41C में परिभाषित है। धारा 43 क्या कहता है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। क्या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तारी की जा सकती है? जी हाँ, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे फिर जो है पुलिस को सौंप दिया जाता है। तो धारा 43 में उसका वर्णन है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी किसी अपराधी की। 45 क्या कहता है, सशस्त्र बलों के सदस्यों को संरक्षण। जी हाँ, आर्मी से रिलेटेड कोई सदस्य है तो उसको संरक्षण प्राप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 45 में सशस्त्र बलों, इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों को संरक्षण किस CRPC की धारा में है, तो जी हाँ CRPC की धारा 45 में है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराधी को जो है पेश करना, तो ये परिभाषित है धारा 57 में। जी हाँ, ये जो है
आपने सभी ने पढ़ा होगा कि 24 घंटे के अंदर जो है किसी अपराधी को यदि पुलिस पकड़ लेती है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना ही होता है। मगर सीआरपीसी में इसका वर्णन कहाँ है? सीआरपीसी में इसका वर्णन है धारा 57 में, धारा 57 में। और ज़्यादा धारा आपने ध्यान नहीं रखनी है, केवल इंपोर्टेंट धाराएं ध्यान रखनी है, सिलेक्टेड धाराएं ध्यान रखनी है, तब भी आप जो है सारे पर्सन सोल्व कर ही लोगे। धारा 82 और धारा 83 क्या कहती है? सारे जो है सिलेक्टेड पर्सन है, सारे सिलेक्टेड पर्सन हैं, बस आप जो है गंभीरता से समझ लीजिएगा। फरार व्यक्ति संबंधित है, यदि कोई जो है कस्टडी से फरार हो गया है तो फरार व्यक्ति संबंधित जो है धारा 82 है। और धारा 83 में कुर्की के आदेश, जी हाँ कुर्की के आदेश जो है अब जो है फिलहाल वर्तमान की सरकार में ये धाराएं बहुत सुर्खियों में है, तो कुर्की के आदेश दिए जाते हैं धारा 83 में, धारा 83 में। अगला समझते हैं धारा 93 तलाशी वारंट से संबंधित है। तलाशी वारंट पुलिस द्वारा लिए गए तलाशी वारंट जो ध्यान रखना है ये धारा 93 में है। ट्रांजिट रिमांड किसे कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। ट्रांजिट रिमांड क्या है? जी हाँ, जब एक जो है जिले की पुलिस दूसरे जिले की पुलिस को किसी अभियुक्त को, किसी अपराधी को सौंपती है न्यायालय के समक्ष। जी हाँ, न्यायालय की कार्यवाही में ही, न्यायालय की जो है मौजूदगी में ही जब एक जिला पुलिस किसी अभियुक्त को, किसी अपराधी को किसी दूसरे जिले की पुलिस को सौंपती है, जी हाँ, जहाँ का वो अपराधी है, जहाँ का वो अभियुक्त है, तो इस जो है प्रक्रिया को ही ट्रांजिट रिमांड के नाम से जाना जाता है। ट्रांजिट रिमांड के नाम से जाना जाता है। और आइए समझते हैं धारा 107। जी हाँ, धारा 107 और धारा 151 जो है आम जो है धाराएं हैं, लोक शांति भंग से संबंधित हैं। लोक शांति भंग की धाराएं 107 और 151 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जी हाँ, यदि लोक शांति भंग में कोई कार्रवाई करता है तो कार्रवाई करते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, उसमें कार्रवाई करते हैं। और 1 वर्ष तक का बॉन्ड भी बना देते हैं, मतलब कि 1 वर्ष तक की जो है प्रतिभूति बॉन्ड बना लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ ये लोक शांति भंग कर सकता है तो 1 साल तक जो है उस पर निगरानी होती है, उस पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। कोई प्रतिभूति, कोई बॉन्ड जो है, कुछ जो है पैसे का बॉन्ड जो है बनवा लेते हैं। तो ये सब कार्रवाई करते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट लोक शांति भंग में। धारा 129 विधि विरुद्ध जमाओ, मतलब कि विधि विरुद्ध जमाओ को परिभाषित करती है। ठीक है, ध्यान रखना है। सीआरपीसी धारा 129 विधि विरुद्ध जमाओ को परिभाषित करती है। धारा 133 पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण। जी हाँ, किसी भी जिले में मजिस्ट्रेट के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण जो है किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जो है कोई हानिकारक ना हो, तो वो धारा 133 में परिभाषित किया गया है। धारा 144, अब ये कुछ धाराएं हैं, बस यहाँ आपने ध्यान रखना है, सारी खास है। धारा 144 ध्यान रखना है, जब कोई खतरे का जो है अंदेशा हो, कोई जो है न्यूसेंस दिख रहा हो, तब भी जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा या एसडीएम के द्वारा, ध्यान रखिए, धारा 144 लागू होती है। और धारा 144 का आदेश पिछली बार पूछा गया था परीक्षा में कि धारा 144 द्वारा दिया गया आदेश कितने माह तक लागू है, तो ध्यान रखना है 2 माह तक लागू है। और ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, पुलिस एवं न्यायपालिका का कार्य एक दूसरे के पूरक है। जी हाँ, किस वाद में ये कहा गया था कि पुलिस एवं न्यायपालिका का कार्य एक दूसरे के पूरक है? तो किंग एम्परर वर्सेस नाजिर अहमद वाद, ये भी पूछा जाता है सीआरपीसी में। 1-2 वाद आते हैं, तो ये अच्छा वाद है, बार बार पूछा गया है। पुलिस एवं न्यायपालिका कार्य एक दूसरे के पूरक है, तो ये वाद आपने ध्यान रखना है, किंग एम्परर वर्सेस नाजिर अहमद वाद। बस कुछ ही धारा शेष बची हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी से। धारा 174 क्या कहती है कि यदि किसी ने आत्महत्या कर ली है, तो उसकी सारी कार्यवाही, जी हाँ, उसकी सारी कार्यवाही जो है पूरी होती है 174। यदि किसी ने सूचना मिली है कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, तो वहां पर जो भी पुलिस कार्रवाई होती है वो धारा 174 में होती है, ध्यान रखना है। 174 आत्महत्या यदि किसी ने की है तो वहां पर वो धारा के तहत पुलिस कार्रवाई होती है। चलिए जो है समझते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं क्या है। जांच और विचरण किसे कहा जाता है, जो 2G में परिभाषित है। जी हाँ, ये न्यायालय द्वारा होती है, ध्यान रखना है। जांच न्यायालय द्वारा होती है, विचरण भी न्यायालय द्वारा होता है। 2G में परिभाषित है। न्यायिक कार्यवाही 2I में परिभाषित है। अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन जो है, अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन ये पुलिस द्वारा
होता है और ये साक्ष्य एकत्रित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। ये पुलिस कार्यवाही है, ना कि न्यायालय की कार्यवाही, इसलिए इसे न्यायिक कार्यवाही नहीं कहा जाता। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कथन कारण